नमस्कार, इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। रात के 9 बज गए हैं। एनडीटीवी इंडिया के साथ इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। पिछले पूरे हफ्ते में कई बार आपने ये खबर जरूर सुनी होगी, इस पर थोड़ी बहुत चर्चा भी सुनी होगी कि सरकार बनाम न्यायपालिका जो है ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। रोज इस पर कुछ ना कुछ नया जुड़ता जा रहा है। तो इस पर आज बहस नहीं, चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और समझने की कोशिश करने से पहले, अपने विज्ञानविदों पर जानने से पहले, जो इस पूरे कानूनविद हैं, जो लोग हैं जिनको इसके बारे में पहलू इसके दोनों तरफ के समझते हैं, उन तक चर्चा ले जाने से पहले आपके सामने इसमें क्या क्या हुआ और क्यों ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। थोड़ा विस्तार से इसको समझा देते हैं। ये मुद्दा नया नहीं है और ये उठता काफी पहले भी रहा है। एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि देश में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जिस तरीके से आज उन्होंने चमकीला सितारा बताया है, सीजेआई ने प्रसिद्ध न्यायविद नानी पालखीवाला के मूल संरचना सिद्धांत में योगदान को लेकर मुंबई में एक कार्यक्रम में इस बारे में अपने विचार रखे। सीजेआई ने कहा कि हमारे संविधान की मूल संरचना एक चमकीले सितारे की तरह है जिसे हमारा मार्गदर्शन होता रहता है और ये संविधान के वक्तव्यों में कार्यान्वित करने वाले एक निश्चित दिशा देता है जब आगे का रास्ता जटिल हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे पास नानी ना होते तो हमारे पास मूल संरचना सिद्धांत नहीं होता। मूल संरचना सिद्धांत करीब 50 साल पहले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के प्रसिद्ध मामले से विकसित हुआ। यहां नानी पालखीवाला ने केशवानंद भारती की तरफ से बातें जो रखी थी, उसमें केशवानंद मामला क्या है इसको भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले चर्चा यह भी कर लेनी जरूरी है कि जब जयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि न्यायिक मंचों से श्रेष्ठता और सार्वजनिक दिखावा सही नहीं है। इन संस्थाओं को पता होना चाहिए कि किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। वहीं जगदीप धनखड़ ने 1973 के चर्चित केशवानंद भारती केस का जिक्र करते हुए कहा, इस फैसले ने गलत मिसाल पेश की है जिसको जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिसको एक चमकता तारा बता रहे हैं, उसको उसी से कुछ दिन पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ये गलत मिसाल पेश हुई है इस पूरे मामले से। अगर कोई भी अथॉरिटी संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाती है तो ये कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। अब आपको जरा बताते हैं कि जो बहस चल रही है केशवानंद भारती केस में, उसमें ऐसा क्या हुआ था कि जिसको लेकर अभी भी बहस गर्म है। इसका जिक्र करीब 50 साल बाद फिर से क्यों हो रहा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? उन्होंने यह कहा था कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन शक्ति असीमित नहीं है। संविधान का संशोधन तभी तक माना जा सकता है जब तक यह बदलाव संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदलता है। आज फिर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने एक पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि एक जज की नेक आवाज है कि भारतीय लोकतंत्र की असली खूबसूरती इसकी सफलता है। जनता उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद शासन करती है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाते हैं। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन हमारा संविधान सर्वोच्च है। यही सरकार बनाम न्यायपालिका की बहस पहली बार सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम है, उसमें ऐतिहासिक कदम जो है हाल में उठाया है। मतलब ये बहस चल रही है एक तरफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसा किया है कि कोलिजियम को लेकर सरकार ने कुछ दिन पहले, आपको जैसा याद होगा, कहा था कि ऐसा होने लगता है कि सरकार का भी वहां पर कहीं ना कहीं होना चाहिए, किसी ना किसी को सरकार के नुमाइंदगी वहां से होनी चाहिए। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में रॉ यानी कि रिसर्च एनालिसिस विंग और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट को सार्वजनिक पहली बार किया गया। केंद्र की आपत्तियों का खुलासा भी पहली बार किया गया।
विस्तार से ये जब बताया गया कि आपत्तियों का जवाब क्या था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कोलिजियम में 4 दिनों तक विमर्श किया बाद जो फैसला आगे रखा उसके बारे में बताया गया। कोलिजियम में जजों के अलावा भविष्य में सीजेआई से भी बातचीत की गई। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने एक मामले में केंद्र को जवाब दिया है और कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर बयान देने वाले एडवोकेट को भी जज बनाने की सिफारिश को दोहरा दिया है। एडवोकेट सोमशेखर सुंदर को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश को दोहराया गया है। कोलिजियम ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपने विचारों का उपयोग करना अनुमान लगाने के लिए नहीं किया जा सकता कि ये अत्यधिक पक्षपाती विचार वाले वकील हैं। इससे पहले सरकार ने हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के जो आंकड़े हैं संसदीय समिति के सामने रखे और इन आंकड़ों के जरिए सरकार ने भी अपना कुछ दांवपेच चलने की कोशिश की। सरकार ने कहा कानून मंत्रालय के मुताबिक 2018 से 19 दिसंबर 2022 में कुल 537 जजों की अलग अलग हाईकोर्ट में नियुक्ति हुई है। इनमें से करीब 80% जज जो हैं वो अपर कास्ट हैं, 11% ओबीसी, 2.8% जज जो हैं वो एससी हैं, 2.6 अल्पसंख्यक हैं, 1.3 एसटी नियुक्त किए गए हैं। कोलिजियम को लेकर अलग अलग राय निकालकर सामने आती रही है। कानून मंत्री किरण रिजिजू इस पर कई बार अपनी बातें रखते रहे हैं। जजों की नियुक्ति में विविधता नहीं होने के लिए कोलिजियम सिस्टम को जिम्मेदार किरण रिजिजू बता चुके हैं। कोलिजियम सिस्टम एलियन की तरह काम करता है। हम सबको इसके बारे में सोचना होगा। आखिर क्या 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हैं और कोलिजियम सिस्टम को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि संवैधानिक लोकतंत्र में कोलिजियम सहित कोई भी संस्था परिपूर्ण नहीं है और इसका समाधान मौजूदा व्यवस्था के भीतर काम करना है। कोलिजियम के सभी न्यायाधीश संविधान को लागू करने वाले वफादार सैनिक होते हैं और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के कानून मंत्रालय को एक नोट लिखकर भेज दिया था जिसमें उन्होंने जजों की नियुक्ति के बारे में केंद्र को आगाह किया था और नोट में यह याद दिलाया था कि जज नियुक्ति करने के लिए अगर कोलिजियम नाम की सिफारिश दोहराता है तो सरकार को उसे मंजूरी देनी होगी। ये पूरी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि थोड़ा सा आपको ढंग से, क्योंकि मामला बार बार ये बात उठती रहती है कि सरकार गलत है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सही है, कोलिजियम में क्या होना चाहिए, और केशवानंद भारती केस को उठाकर बार बार इस पर चर्चा हो रही है। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि देश के जो 4 स्तंभ है उसमें से 2 स्तंभ एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार और साथ ही साथ जो हमारी जुडिशरी है वो बिल्कुल आपस में आमने सामने खड़ी दिखाई पड़ रही है। संजय हेगले साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। अश्विनी दुबे हम एडवोकेट हैं सीनियर, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अविनीश सी अग्रवाल भी संविधान विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले संजय जी आपसे समझना चाहता हूं, ये थोड़ा सा विस्तार से मैं बताना चाह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ और किस केस को लेकर इतनी चर्चा जो है, क्यों इस बार इस तरीके से ये बार बार सामने पेश किया जा रहा है कि सरकार और जुडिशरी दोनों आमने सामने खड़े हो गए। मतभेद हैं उनमें, चाहे वो कोलिजियम सिस्टम को लेकर हो और चाहे किसकी कहां पर सीमा है उसको लेकर हो। अंकित जी, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है तो अगर मैं रुक जाऊं तो अंग्रेजी में भी बोल दूंगा जी। अच्छा, तो ऐसा है कि दोनों आम सरकार और जुडिशरी के बीच भाईचारा तो नहीं हो सकता। मुझे याद है कि जब चीफ जस्टिस वेंकटाचलय की शपथ हो गई थी तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपने वेलकम भाषण में कह दिया था कि एक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए। तभी चीफ जस्टिस वेंकटाचलय ने टोक दिया था, कहा कि कभी कॉर्डियल रिलेशन नहीं होता है, प्रॉपर रिलेशन होता है। दोनों संविधान के 2 अंग है। अगर सरकार एक्सेलरेटर है तो जुडिशरी एक ब्रेक की तरह काम करता है ताकि वाहन अपने पहियों से आगे ना निकल जाए। तो सवाल यह है कि आज अब सरकार को क्या चाहिए? सरकार ये चाहती है कि जुडिशरी में भी ऐसे लोग हो जो सिर्फ सरकार की गुण गाए। अब आपने 4 स्तंभों का ब्यौरा दिया, 4 नहीं 3 स्तंभ होते हैं।
चौथा स्तंभ होता है मीडिया। अब आप मीडिया और जुडिशरी की एक तुलना कीजिएगा। आज आपके मीडिया में कौन ऐसा है जो सरकार के खिलाफ खड़ा रह के मेन स्ट्रीम मीडिया में चल सकता है? जो मीडिया में हुआ वो अभी जुडिशरी में भी होने वाला है। वैसे लोगों का मानना है कि सिर्फ सरकार के गुण गाने वाले, उनकी आवाज सुनी जाएगी जी। और जो जज बैठे हैं, अगर वो सरकार के खिलाफ कोई जजमेंट दे या कुछ तीखे सवाल करे जी, तो शायद उनके रिटायरमेंट के बाद उनका भी हाल ठीक नहीं रहे। ऐसा एक वातावरण आ रहा है। ठीक है संजय जी, कम से कम इतना हम लोग कोशिश करते हैं, और मैं इसे पर्सनली अपने लिए, आपने मीडिया के बारे में कहा, पर्सनली अपने लिए, अपने नेटवर्क के लिए कोई टिप्पणी नहीं मान रहा हूं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जिससे सवाल पूछे जाएं उससे पूछे जाना चाहिए। यही हमारा काम है और सभी का काम ऐसा होना चाहिए। लेकिन अश्विनी दुबे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि एक इमेज इस तरह की बन रही है लगातार, चाहे वाइस प्रेसिडेंट साहब का वक्तव्य हो, जिन्होंने बिल्कुल जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको, ऐसा कुछ लोग देख रहे हैं कि जो अब तक की हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन है उसी के ऊपर उन्होंने एक तरीके से सवाल खड़ा कर दिया है, और चाहे रिजिजू साहब के एक के बाद एक इस तरीके से बयान हो, तो ऐसा माहौल क्यों बन रहा है जिसमें लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार को लगता है कि आर्म ट्विस्ट करा जाए जुडिशरी को? देखिए अंकित जी, सबसे पहले तो एडमिटेड पोजीशन ये है, उस मुद्दे पर आने से पहले मैं कहूंगा कि 1973 तक एक कंसेंसस होता था गवर्नमेंट के बीच में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच में जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के लिए, खासतौर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। फर्स्ट जजेस केस आया अंकित जी, लेट्स डू नॉट मेक इट कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, और संजय जी ने जो कहा उसके मैं बियॉन्ड जो लीगल पोजीशन है। 1982 में जब केस आया तो वो जब एसपी गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं होता जजेस के अपॉइंटमेंट में। फिर 1993 में भी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्डिक्ट को ओवर रूल कर दिया और कंसल्टेशन और कॉन्करेंस को कहा कि ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होगा, कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। उसके बाद कॉलेजियन सिस्टम अब तक निर्बाध गति से चलता आ रहा है। अभी की स्थिति में कॉलेजियम भी लॉ ऑफ लैंड है। जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम से इसलिए अभी होना चाहिए, और कोई भी बात का अभी कोई मायने नहीं है, क्योंकि अभी कोई ऐसा लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के सामने नहीं है, ना तो टेबल्ड है और ना ही वो इंप्लीमेंटेशन के लिए आया है। तो यानी जो अपॉइंटमेंट है लार्जर इंटरेस्ट में कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। पॉइंट 1, सेपरेशन ऑफ पावर्स की अब बात करते हैं। जुडिशियरी निश्चित तौर पर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और जो ऑब्जेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ऑब्जेक्ट, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। यानी सब कुछ इलेक्टेड रिफॉर्म्स के मुताबिक नहीं चलेगा। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इलेक्शन ही नहीं होता। अब आपने केशवानंद भारती को बड़े विस्तार से, दो बातें आप और थी। पहला कि मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल, संसद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और लक्ष्मण रेखा तय कर दी। यानी भारतीय संविधान में जो लोकतांत्रिक आदर्श थे उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। अब केशवानंद भारती के केस की एप्लीकेबिलिटी कॉलेजियम सिस्टम में इसलिए नहीं है क्योंकि 1950 से 1973 तक जितने अपॉइंटमेंट्स हुए वो इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट और कंसेंसस बना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच। ठीक है, ठीक है। अब एक और सबसे बड़ा विषय जो अभी आ रहा है, जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है। मेरा यह कहना है कि इन सबके बीच में अकाउंटेबिलिटी, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशियरी हो, सबकी जनता के लिए। अगर पेंडेंसी केसेस की खत्म नहीं होगी, जजेस का अपॉइंटमेंट अगर नहीं होगा, इसलिए बजाय इन सब बातों को लेने के अगर रिकमेंडेशंस जारी, जहां ऑब्जेक्शन है ऑब्जेक्शन करिए, बाकी अपॉइंटमेंट्स आप करिए। और लेकिन सरकार इसको जो अपने पास जो इनकी जो भेजती है या कॉलेजियम में अपने रिकमेंडेशन भेजता है उसको इतने दिन तो लटका के रखती है। शायद इसी से कुछ ना कुछ सरकार अपना संकेत देने की कोशिश कर रही है, और इस पर बल्कि तर्क टिप्पणी करते हुए कहा है कि दोबारा वापस मत भेजिए हमारे पास। तो डॉक्टर आदिश जी, मैं आपसे पूछना समझना चाहता हूं, एक संविधान विशेषज्ञ होने के नाते, ये जो जगदीप धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट साहब का जो बयान आया
क्या इस जिस तरीके से ये बयान को आगे रखा गया, इस केस के बारे में बात की गई, केशवानंद भारती केस के बारे में, और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी भूल है, तो क्या इसको किस तरीके से आप देखते हैं और कहां कंफ्यूजन है? अगर बहुत सही तरीके से डिमार्केटेड हैं दोनों पावर्स, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की, तो ये जो बातें हैं, ये इस तरह की जो चर्चाएं हैं, ये क्यों उठ रही हैं? देखिए, मैं वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, एज वाइस प्रेसिडेंट वो उनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये हेड हैं हर चीज के, हमारे जुडिशरी के भी, हमारे फोर्सेस के भी, हमारे एग्जीक्यूटिव के भी। उनको इस तरीके का बयान देना शोभा नहीं करता। हमारे लॉ मिनिस्टर कहें, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहें, हमारा अटॉर्नी जनरल बोले, वो एक अलग बात है, परंतु ये बात, जो कानून आज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बना है ये प्रोसीजर, वो आज एग्जिस्ट करता है। ये मैं लॉ मिनिस्टर ने जो एक लेटर लिखा, उस चीज को मैं सही मानता हूं कि उन्होंने जुडिशरी को कहा कि हमारा भी एक रिप्रेजेंटेटिव आपके कॉलेजियम में होना चाहिए जी। ये उन्होंने एक डिमांड रखी, वो उनका डिमांड रखना जायज है, क्योंकि सरकार के ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये जब अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, चाहे प्रोसेस, चाहे कॉलेजियम हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के कॉलेजियम रिकमेंड करता है और कॉलेजियम करता है, परंतु अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो उसके अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कॉलेजियम में भी होना चाहिए। संजय हेगड़े जी, क्या इससे पारदर्शिता बढ़ेगी? क्योंकि एक तरफ जहां पर यह आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि जो सिस्टम है ये दुनिया में देखिए और कहीं इस तरीके का सिस्टम नहीं है कि इतना क्लोज सिस्टम हो जजेस के अपॉइंटमेंट का, कोलिजियम सिस्टम के द्वारा बस खुद ही जजेस ही तय कर लें कि किसको आगे और कौन जज बनेगा। इसका एक एग्जाम्पल जो अलग अलग कम्युनिटीज से, कास्ट से लोग जजेस बनते हैं, उसको उदाहरण देते हुए सरकार ने सामने भी रखा। तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या है कि अगर सरकार की तरफ से, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए और हाई कोर्ट के जजेस के लिए अगर राज्य सरकारों की तरफ से नुमाइंदगी वहां पर हो जाए, तो अगर कोर्ट ये कहे कि अब बहुत सा लिटिगेशन जो होता है वो सरकार के पॉलिसीज के तहत होता है, उसके इंटरप्रिटेशन होता है, तो आप जब कैबिनेट में बैठे तो एक जज को भी बिठा दीजिएगा ताकि ये प्रॉब्लम ना आ जाए। तो हर एक की अपनी अपनी जगह है, जहां एग्जीक्यूटिव का काम करना है एग्जीक्यूटिव करे, जहां जुडिशरी का काम करना है जुडिशरी करे। तो कोलिजियम में जो मेंबरशिप की बात है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हाँ, अगर सरकार ये कहती है कि साहब सिर्फ आप आप ही नाम मत चुनिएगा, हम भी अलग से आपको नाम के लिस्ट भेजेंगे, उसको भी आप कंसिडर कर लीजिएगा, वो अपनी जगह, कोलिजियम अपनी जगह, तो उसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं दिखती है। तो मतलब सरकार अगर रेकमेंड करना चाहे नाम, तो सरकार रेकमेंड कर सकती है कोलिजियम को। जी बिल्कुल, संजय जी, मैं एक कंसिडर भी करना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, ये जो अभी परसों हमने जो खबर पढ़ी कि किस तरीके से इस बार जो कोलिजियम में जब ये नामों पे चर्चा हुई और उसके बाद सरकार ने 5 जो वापस नाम भेजे गए हैं सरकार को, उसमें से जो ऑब्जेक्शन थे 3 केसेस में, उन ऑब्जेक्शंस के बारे में बड़ा विस्तार से बताया गया कि वो क्या ऑब्जेक्शन थे सरकार के, क्या रिपोर्ट थी और उस पर कोलिजियम ने अपना जो चर्चा करने के बाद क्या कंक्लूजन निकला, उसका उत्तर उन्होंने क्या दिया। सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये ट्रांसपेरेंसी के तौर पर देखा जाए तो ऐसा क्यों किया गया कि सिर्फ 3 में ही बात की गई, 5 में क्यों नहीं? इसको एक प्रेसिडेंस बना दिया जाए कि जो भी इस तरीके से डिस्कशंस होंगे उसको कोलिजियम की तरह, जैसे अभी 3 में रखा गया है, कोलिजियम हर केस का सामने जनता के रखेगा। देखिए, बहुत से केसेस अनकंट्रोवर्शियल होते हैं, कोई रिकमेंडेशन आ जाता है, हाई कोर्ट में 3 जज उसे पास कर लेते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जज पास कर लेते हैं और सरकार को भेज देते हैं। जहां विवाद आता है, जहां सरकार ये कहती है
कि फलाना फलाना रीजन के लिए हम नहीं चाहते हैं कि ये सब जज बने, तब अगर वो बेबुनियाद बातें हैं या वो रेलेवेंट बातें नहीं हो, और अगर रिआइट्रेशन करने के बाद भी उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती है, फाइल वापस भेजा जाता है, तो पूरे रीजंस के साथ इस केस में इन्होंने कोलिजियम ने तीसरी बार एक केस में रिआइट्रेट कर दिया जी। नहीं, ये ऑब्जेक्शन बेबुनियाद है। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। बहुत समय पहले एक साहब थे जो पीते नहीं थे, पर उनके दोस्त सब पीते थे, तो उनके दोस्तों ने उनके ग्रुप में उनका नाम पियक्कड़ रख दिया था, जो पीने वाले नहीं थे उस आदमी को, और उनका नाम गया जज के लिए। आईबी रिपोर्ट आ गई, सर ये तो पियक्कड़ है, इनको तो जज नहीं बनाना है। उस समय के जो चीफ जस्टिस थे उस हाई कोर्ट के, उनको पता था असली बात क्या है, पर वो कुछ कर नहीं पाए थे, और क्योंकि दूसरे फाइल ना रुक जाए तो दूसरे फाइलों को प्रोसेस कर लिए थे, फिर बाद में ये सब बाद में जज बनाए गए जी। तो ऐसे भी बेबुनियाद बेहूदगी की बातें भी कभी कभार आ जाती हैं। ठीक है, तो अच्छा है कि अब जब कोलिजियम तीसरी बार रिआइट्रेट कर रहा है तो लिखित रीजन। अश्विनी दुबे जी, ये जो पब्लिक किए गए हैं रीजंस और इसका जो ऑब्जेक्शन थे और उनको वापस भेजने के जो रीजंस को पब्लिक किया गया है, इसको ट्रांसपेरेंसी के तौर पे आप देखते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि सरकार, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि देखिए सरकार को नीचा दिखा दिया इन्होंने, कई सारे केसेस के ऊपर जिस तरीके के ऑब्जेक्शन उठाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार भी वापस लौटा दिया उस पर कहते हुए, और ये कहते हुए कि दोबारा मत भेजा कीजिए इन्हें वापस। देखिए, सरकार को या जुडिशरी को नीचा दिखाने वाली बात है। सरकार ने जिस बात पर ऑब्जेक्शन लगाया, जैसे सौरभ कृपाल जी का अपॉइंटमेंट, सौरभ कृपाल जी के अपॉइंटमेंट की जहां बात है और कॉलेज जिस बात पर ऑब्जेक्शन लगी उसको सुप्रीम कोर्ट ने उन ऑब्जेक्शन, क्योंकि एकेडमिक्स में सौरभ कृपाल जी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, उनकी इंटीग्रिटी में, उनके नॉलेज में, उनके कोर्ट के कंडक्ट में। देखिए, दो बातें यहां समझना होगा। एनजेएसी जो 2014 का जो क्वैश हुआ वो गलत अंकित जी क्यों था? क्योंकि जो दो लोगों को, नोटेबल लोगों को लिया था वो लीगल फेटर्निटी से नहीं थे। अब जुडिशियरी में किसका लीगल एक्यूमेन क्या है, कौन कितना वर्दी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है, किसका कंडक्ट कैसा और इंटीग्रिटी कैसी है, और कोर्ट में कितना वो जो है इफेक्टिव है और नॉलेज कितना है, ये जजेस ही डिसाइड करेंगे, ना कि डिफरेंट फील्ड के दो जो नोटेबल पर्सनालिटीज हैं। अगर जुडिशरी, मान लीजिए हमारे जो आदरणीय सीनियर है, वरिष्ठ संजय हेगड़े जी जैसे लोग आए नोटेबल पर्सनालिटीज में, वो लोग एक्यूमेन को जज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि किसी ऐसे रिसर्च विंग के किसी अध्यक्ष को बिठा दीजिए, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को जिसको लॉ का नॉलेज नहीं है, तो वहां पर सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए वहां एक बात जो सबसे बड़ी आई है। दूसरा, विधि का शासन, केशवानंद भारती की जजमेंट भी कहती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये सब बातें केशवानंद भारती जजमेंट करती है, संविधान का मूल ऑब्जेक्ट भी है। इसलिए सरकार को भी, और आदिश अग्रवाल साहब की एक बात से बड़े सहमत है कि हाई फंक्शनरीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उनको इस तरह के टकराव के रास्ते नहीं अपनाना चाहिए, बजाय के कंसेंसस के साथ अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए और जनता के द्वारा जो है उस पर कार्य करना चाहिए। और अल्टीमेटली सफरर तो जनता है। जी, डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे ये बात अंत में समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये, क्योंकि तलखी थोड़ी बढ़ती जा रही है, बयान पे बयान आते जा रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट होते जा रहे हैं, तो इसका आप आगे चलते हुए समाधान क्या देखते हैं? क्योंकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जजेस की शॉर्टेज बहुत है, पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और ये बात बार बार कोर्ट ने भी कही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है, और सरकार भी इस बात पर चिंता जता रही है। देखिए, अल्टीमेटली जुडिशरी को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिक्वेस्ट आया है लॉ मिनिस्टर के थ्रू, वो मानेंगे। हेगड़े साहब ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई इस तरीके से तो एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल हो जाएगा। एक मेंबर, 3 आदमी जुडिशरी के होंगे और चौथा अगर गवर्नमेंट का आ जाए, तो एमओपी जो बना हुआ है उसके हिसाब से भी अगर 3 जजेज उसको पास करते हैं तो वो पास माना जाएगा, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। और अगर ये वाली बात है
तो जब हम इम्पीचमेंट करते हैं, हम किसी जज को हटाना चाहते हैं, वो तो सारा ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पास है। तो ये बात हमको कहना कि जिससे ये तो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी, ये बात बिल्कुल गलत है। ये कोई इसकी बेरिंग नहीं है। कल को तो आप फिर कॉन्स्टिट्यूशन इसको भी आप क्वेश्चन करा दो कि जहां इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है, जहां वाइस प्रेसिडेंट कमेटी बनाई गई और कमेटी बना के उसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगे, ठीक है, और फिर वहां पर एमपी जो हैं वो उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये फिर वो नहीं हुआ खिलाफ। ठीक है, मुझे क्योंकि समय मेरे पास कम है। हटाने की ताकत है तो लगाने में एक हिस्सेदार क्यों नहीं बन सकते? ठीक है, हटाने की ताकत है, लगाने में हिस्सेदार क्यों नहीं बन सकते? चर्चा है ये, और ये अभी कुछ दिनों तक ये समझ लीजिए चली जाएगी। संजय जी, मेरे पास बिल्कुल समय कम है सर, 10 सेकंड नहीं दे सकता हूं आपको, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, मेरे पास बिल्कुल समय खत्म है। इम्पीचमेंट से पहले तो जजेस इंक्वायरी होती है कि नहीं, जिसमें जज होते हैं? हाँ, यही बता रहा हूं। उनके रिपोर्ट के बाद ही तो इम्पीचमेंट होता है। हेगड़े साहब, अगर जजेज की वो केवल जजेज नहीं होते उसके अंदर हम बाहर के भी, हमने पीपी राव साहब को भी लिया था। तो ये ना कहो कि केवल जजेज के ऊपर हमने नहीं छोड़ा इंक्वायरी। चलिए, इसको अभी फिलहाल यही चर्चा को विराम देते हैं, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसके ऊपर आगे कुछ दिनों में चर्चा और होगी, और अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए। जरूरी है कि जिस तरीके से पूरे सिस्टम के ऊपर अगर कोई सवाल उठ रहे हैं, सरकार कोई सवाल उठा रही है या उनका कोई विचार है, तो उसके ऊपर एक सार्वजनिक बहस हो और उसके बाद जो भी रास्ता निकल रहा है वो रास्ता आगे निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करते हैं एक डॉक्यूमेंट्री ने की जिसने काफी हंगामा मचा रखा है। गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने वाले यूट्यूब लिंक और ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश सरकार ने दे दिया है। विपक्ष सरकार के इस रुख की आलोचना कर रहा है। वहीं कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके कहा कि इसे देश की गरिमा और छवि के खिलाफ है ये डॉक्यूमेंट्री। इसको लेकर दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी तल्खी चल रही है। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार का रुख सख्त है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक यूट्यूब पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन शेयर करने वाले वीडियो ब्लॉक किए गए हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का लिंक साझा करने वाले ट्वीट्स भी ब्लॉक किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ब्लॉक का आदेश सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के फैसले पर विपक्ष सरकार की कड़ी आलोचना कर रहा है। ब्लॉक इन इंडिया स्कीम से फायदा नहीं होगा मोदी जी। ये ब्लॉक करके आपने स्वीकार कर लिया कि जो उसमें दिखाया जा रहा है और बोला जा रहा है वो सत्य है। अगर आपको संविधान में भरोसा था तो सत्य प्रस्तुत करते ना। एक मैच्योर डेमोक्रेसी के कार्यशैली ऐसी दिखनी चाहिए ना कि भैया हम ये जिनको स्वीकार करना है करें, जिनको खारिज करना है करें। आलोचनाओं और विपक्ष के हमलों को निशाना बनाते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है और कहा है कि भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशा से दूर नहीं हुए हैं। वे लोग बीबीसी को भारत के उच्चतम न्यायालय से ऊपर मानते हैं और अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा देते हैं। वैसे भी इन टुकड़े टुकड़े गिरोह के सदस्यों से कोई बेहतर उम्मीद नहीं है, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत की ताकत को कमजोर करना है। विदेश मंत्रालय पहले इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा का हिस्सा बता चुका है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हमें लगता है ये महज दुष्प्रचार है, जिसका मकसद एक बिना साख की कहानी को बढ़ावा देना है। पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और उपनिवेशी मानसिकता खुलकर सामने आई है। गौरतलब है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मामला ब्रिटिश संसद में भी गूंजा। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि वे इस डॉक्यूमेंट्री में किए गए चरित्र चित्रण से सहमत नहीं हैं। ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करन विलिमोरिया ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में एक बताया। आज नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हैं। आज भारत के पास G20 समूह की अध्यक्षता है।
भारत के पास अगले 25 साल में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दृष्टि है। ब्रिटिश सरकार से बेशक समर्थन मिल रहा हो, लेकिन देश में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी को घेरने की पुरजोर कोशिश में है। नई दिल्ली में परिमल कुमार के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। चलिए अब एक बात करते हैं मध्य प्रदेश से आ रही इस खबर की, कम से कम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गेट रियल इंडिया। सही भारत की अभी हाल क्या है, लोगों की हाल क्या है, और ये खबर आपको बताती है। मध्य प्रदेश के सागर में एक शख्स ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपनी जान दे दी। मृतक हाथ ठेला लगाकर चाय की दुकान चलाता था, लेकिन कथित तौर पर पहले कोरोना और उसके बाद अतिक्रमण के नाम पर दुकान हटाए जाने के बाद वो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इसका सामना नहीं कर सका। पहले कोरोना ने कमर तोड़ी, फिर अतिक्रमण के नाम पर दुकान टूट गई। 55 साल के कल्लू राय कर्ज और आर्थिक तंगी में डूब गए। जहां चाय का हाथ ठेला लगाते थे, वहीं फांसी के फंदे से झूल गए। जेब से सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा है, कोरोना काल में दुकान बंद रहने के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। जैसे तैसे दुकान शुरू हुई तो चौराहे पर अतिक्रमण की कार्रवाई में दुकान तोड़ दी गई, जिसके बाद से हाथ ठेले पर दुकान चला रहा था, लेकिन पहले की तरह दुकान नहीं चल रही थी। आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान हूं, अब एक ही रास्ता बचा है, आत्महत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़के के द्वारा पहचान की गई है, जिसमें जो मृतक है उसका नाम मथुरा प्रसाद और उसको कल्लू राय के नाम से सब लोग जानते हैं। कल्लू राय के द्वारा अपने ही फांसी के फंदे से बना करके आत्महत्या की गई है और उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसकी तस्दीक भी की जा रही है। कल्लू राय की मौत एक छोटे शहर का छोटा मामला जरूर लग सकता है, लेकिन ये उस विषमता को, उस खाई को बढ़ा रहा है जिस पर हमारी आपकी नजर नहीं है। वो है अमीरी और गरीबी का, खास करके महामारी के बाद। ऑक्सफैम की हाल में ही आई रिपोर्ट बताती है, महामारी के बाद अरबपतियों की संख्या 121% बढ़ी है। भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 102 से बढ़कर 166 हो गई है। भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक है। देश की आधी आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का सिर्फ 3% है। सागर में अपने सहयोगी राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं शाहरुख खान की फिल्म पठान की, जो विवादों में काफी रही। इस बीच फिल्म की शानदार एडवांस बुकिंग हुई है। एडवांस बुकिंग के मामले में फिल्म ने 3 लाख टिकट का आंकड़ा पार कर लिया है। एडवांस बुकिंग का जो अभी पैमाना चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो पठान ने ब्रह्मास्त्र को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख खान की फिल्म पठान जो है वो 4 साल बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होनी है।